हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये आपके बीटीसी के फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ये आपकी सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास को डिस्कस कर चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारी सीरीज़ कराऊंगी, तो जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं खरीदी है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और जिन लोगों ने खरीद ली है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ लिखा हुआ डेटा मिलेगा। यहाँ पर आप चीज़ों को देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और कुछ डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपके सामने करते हुए चलूँगी। इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है और बीटीसी का सारा सिलेबस मैं आपके सामने कराऊंगी। सीरीज़ के थ्रू आपका रिवीजन कराऊंगी, फास्ट रिवीजन रहेगा ये आपका। तो अगला है यहाँ से, जहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है तो सेकंड पार्ट है ये। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको साइड में आई बटन पर फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, खनिज क्या है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो भूपर्पटी जो होती है वो जमीन की ऊपरी सतह होती है और भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तथा यौगिक जो होते हैं वही खनिज हैं। नेक्स्ट, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। तो दो जगह पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी के तल पर, यानी कि जो भूपर्पटी होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्पटी पर, और समुद्र में पाए जाते हैं। दो चीज़ें याद रखनी। अगर आपसे पूछ ले कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दो लाइन लिखिए या फिर 2 पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो आपको लिख देना भूपर्पटी पर और समुद्र में। आगे है, अयस्क किसे कहते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। तो अयस्क जिनसे धातु का निष्कर्षण, धातु हैं और उनका निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत में हो, वह अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट, मतलब कि वह धातुओं से, ऐसे खनिज जिनमें धातु अलग कर दी जाती हैं और उनका निष्कर्षण कर दिया जाता है धातु का आसानी से, सरलता से, फिर क्या रह जाते हैं, अयस्क रह जाते हैं। आगे है, निम्न धातुओं के अयस्क का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए ये निम्न धातुएं दी गई हैं, लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो इनके अयस्क बताने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, हर बार पूछा जाता है, आपको कोई 2 धातुएं दे देगा 1 नंबर में और उनके अयस्क के नाम आपसे पूछेगा, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, तांबा का कॉपर पाइराइट, सोना का है मुक्त अवस्था, और एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, और कैल्शियम का चूना पत्थर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड और कैल्शियम का चूना पत्थर। आगे बढ़ेंगे। आगे है, निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का नाम उल्लेख कीजिए। तो निम्नलिखित अनेक आपके लिए आधात्विक खनिजों के प्राप्ति के स्थानों का आपको उल्लेख करना है कि कौन सा खनिज कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो अभ्रक दिया है, बहुमूल्य पत्थर दिया है, पेट्रोलियम दिया है और कोयला दिया है। तो अभ्रक आपका बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, इन जगहों पर पाया जाता है। बहुमूल्य पत्थर आपका राजस्थान में पाया जाता है और पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने पर पाया जाता है। और कोयला की बात करें तो पश्चिमी बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। आगे है, अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखिए। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि तथा फेन प्लवन विधि। यानी कि अयस्क से धातुओं को अलग करने की ये विधियां हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व के द्वारा अलग करने की विधि, चुंबक के थ्रू अलग करने की विधि, और फेन प्लवन से अलग करने की विधि। नेक्स्ट है, अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। तो प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी में विद्युत द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कुछ, जैसे कि बहुत सारी धातुएं होती हैं उनमें अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं और उन अशुद्धियों को, कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है, अलग किया जाता है उन अशुद्धियों को धातुओं से, ठीक है। तो कौन सी विधि के द्वारा, अपघटनी विधि के द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि।
आगे है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य एक बड़े टैंक में शोषित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। आगे है पिग आयरन किसे कहते हैं। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है, या फिर कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। आपसे सीधा सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और ये लास्ट ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा जो होता है उसे पिग आयरन कहते हैं। आगे है इस्पात से आप क्या समझते हैं या इस्पात से क्या अभिप्राय है। तो यह लोहे का एक दूसरा रूप है इस्पात, और इसमें Fe पाया जाता है 98.8% और 99.9%। यहाँ से 98.9% से 99.8% तक इसमें Fe पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है 0.25% से 1.5% तथा शेष SiPs Mn की अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं, और इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है, जिसे इस्पात कहते हैं। आगे है तन्यता क्या है। धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। तो देखिए, कुछ धातुएं होती हैं और जिनको खींच करके एक पतला तार बना दिया जाता है। जैसे ये धातु थी और इसको खींचकर एक पतला तार बना दिया, और इस तार के रूप में परिवर्तित जो गुण होता है उसी को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। आगे है चालकता क्या है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता है। यानी कि जिन चीज़ों में विद्युत जो है सुचालक हो, यानी विद्युत प्रवाह संभव हो, वही चालकता होगी। और सभी धातुओं में ये संभव होता है, इसलिए सभी धातुएं क्या हैं, चालकता हैं। आगे है धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संरक्षण कहलाता है। आगे मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का या अधातु का समांगी मिश्रण है, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिली हों तो वो क्या होंगी, मिश्र धातुएं होंगी। खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। तो खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर या प्रकृति में या पृथ्वी के अंदर कुछ वस्तुएं, कुछ यौगिक जो पाए जाते हैं उन्हीं को खनिज कहते हैं। ठीक है। आगे है धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। खनिज और धातुओं से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि खनिज और धातुओं का एक अंतर बताइए। तो ये पॉइंट आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो धातुओं के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है पॉइंट, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुओं का ये जो गुणधर्म है इसको ही धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो पतली चादर बनाने की प्रक्रिया है उसी को तन्यता कहते हैं। इस गुणधर्म को आदात्यवर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आदात्यवर्ती हैं, यानी कि सोने और चांदी को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, तभी तो संभव होता है उनसे अनेक ज्वेलरी बनाना। आगे है धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो धातुओं की क्रियाशीलता है, कार्यकुशलता है, उसको एक क्रम में अवरोही क्रम में दर्शाया जाता है। तो वही क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। आगे अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑक्सीकृत अयस्क, सल्फेट, सिलिकेट और कार्बोनेट, और हैलाइड, AgK, Mg, Na तथा Al। धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। यानी कि धातु निष्कर्षण क्या है, जो अयस्क हैं उनकी अशुद्धियों को दूर करके उनमें से अलग धातु प्राप्त की जाती है और उनका शुद्धिकरण करके जो शुद्ध धातु का रूप होता है वही धातु का निष्कर्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये अयस्क हैं, इसमें कुछ अशुद्धियां हैं और इन अशुद्धियों को बिल्कुल निकाल दिया गया और यहाँ पर शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो गई, यही धातु निष्कर्षण है।
आगे है चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लोह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अनचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। आगे है प्रगलन क्या है। प्रगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि है। नेक्स्ट, जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। तो यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिक्रमक के रूप में अभिक्रमक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। आगे जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। वही है यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी कि जहाँ पर अधिक विद्युत धनात्मक होंगे वह कम तत्व धनात्मक को जो है बिल्कुल विस्थापित कर देगी। और इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिक्रमक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। जो कम सक्रिय होगी वो अवक्षेपित हो जाएगी और जो ज़्यादा होगी वह कार्य करेगी। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। तो उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है। क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचयकों के द्वारा नहीं होता, इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता। क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं। यही विद्युत अपघटनी विधि है। आगे है खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है। तो खनिजों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाएगा, धात्विक, अधात्विक और खनिज। आगे है फैन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फैन प्लवन में। आगे है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 3 एक सामान्य लक्षण दिए हुए हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की अवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में होगी और एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण समानता होगी। और सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। ये 3 विशेषताएं इसमें दी गई हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण की। जो स्थित तत्वों में गुण होंगे, गुण में समानता होगी, वो एक ही समूह में रखे जाएंगे और सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है। तो वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता क्या है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मैं थोड़ा फास्ट रिवीजन करा रही हूँ आपको, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम आपका चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं, तो आप जल्दी चीज़ों को अचीव कर सकें, चीज़ों को आप समझ सकें। पॉइंट है पहला, एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। एक गुण जैसे होंगे, एक गुण के तत्व होंगे उनमें समानता होगी, अलग गुण के होंगे उनमें भिन्नता होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा। आगे है संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं। इसमें 2 तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दीर्घ आवर्त के चौथे एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। आगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 लाभ बताइए। तो 2 लाभ इसके दिए हुए हैं। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। आगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कोई 3 दोष बताइए। तो दोष हैं इसके, असमान तत्वों को एक साथ रखना, जो असमान तत्व हैं उनको एक साथ रख दिया, समान तत्वों को अलग अलग रखना और दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान। नेक्स्ट, धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। धातु कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व धातु होते हैं और अधातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन मोज़ले नाम के वैज्ञानिक ने किया। आगे, सरल धारा किसे कहते हैं। एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे सरल धारा या फिर डायरेक्ट करंट कहते हैं। यानी कि
एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में, जैसे ये धारा चल रही है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, उसे सरल या फिर डायरेक्ट करंट कहते हैं, यथा सेल बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा। आगे विद्युत धारा के स्रोत बताइए। तो विद्युत धारा के निम्न स्रोत हैं सेल, जनित्र यानी कि जनरेटर। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक कहते हैं। यानी कि एक विद्युत सेल है, उसके संपूर्ण परिपथ में, उसका जो संपूर्ण परिपथ है उसमें एक कूलाम आवेश प्रवाहित अगर किया जाता है जो जिससे सेल को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एमीटर क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा की माप के यंत्र को एमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर किसे कहते हैं? तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे, विद्युत प्रतिरोध क्या है? तो किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर यानी कि V और उससे प्रवाहित धारा यानी कि I का अनुपात स्थिर होता है। इस अनुपात यानी कि V/I को चालक का विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का सूत्र है R=V/I, यानी कि विभवांतर अपॉन धारा, और V वोल्ट में होती है और धारा I एम्पियर में होती है। प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। आगे है, फ्यूज किसे कहते हैं? उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। तो जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, इधर एक चुंबक का और इधर, ये ध्रुव जो होंगे उनको एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? और पहला पॉइंट है, चुंबक में सदैव उत्तर व दक्षिण पाए जाते हैं। ऊ से उत्तर और दक्षिण यानी कि दिशाएं अलग अलग होती हैं। चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। किसी चुंबक में दो उत्तरी और दो दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते। आगे है, विद्युत चुंबक के दो उपयोग बताइए। विद्युत चुंबक के उपयोग क्या हैं? टेलीग्राफ एवं टेलीफोन यंत्रों में उपयोग होता है। देखिए, विद्युत चुंबक के ये जो एक दूसरे ध्रुव हैं यानी कि उत्तर और ये क्या है, दक्षिण, इन दोनों को मिलाने पर उत्तर को उत्तर से मिलाएंगे तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, और उत्तर और दक्षिण को यानी कि अलग अलग दिशाओं में मिलाएंगे तो आकर्षण उनमें होगा। नेक्स्ट, दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है? तो विजातीय, वही बात हो गई, विजातीय विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तथा सजातीय समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे चुंबक की आप उत्तरी दिशा को उत्तरी दिशा से मिलाएंगे, जो सजातीय यानी कि समान प्रकार की दिशाओं से मिलाएंगे तो उनका प्रतिकर्षण होगा, और उनको विजातीय यानी कि विपरीत प्रकार की दिशाओं से मिलाएंगे तो उनमें आकर्षण होगा। आगे है, आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आप आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आगे है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे, कारण बताइए, कारण समझाइए। प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो फलालेन से रगड़ी हुई एवोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इन तीनों चीज़ों का कारण बताना है। तो पहला है, प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से कंघे में हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी छोटे जब थे तो प्लास्टिक का जो कंघा होता है उसे ऊनी कपड़ों से रगड़ते थे, या सिर में ज़्यादा ऑयल लगाकर फिर ऑयल पर उसको रगड़ते थे, तो वो कैसा हो जाता था? उसका ऋण आवेश हो जाता था। आगे है, फलालेन में रगड़ी गई एवोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अतः दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जब समान उनमें आवेश होगा तो क्या करेंगी? प्रतिकर्षण करेंगी।
नेक्स्ट है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती है, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जैसे कि चुंबक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। आगे, विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं? तो विद्युत धारा के 2 प्रकार हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यारोधी धारा। नेक्स्ट है, दंड चुंबक का आकार कैसा होता है? तो दंड चुंबक का आकार आयताकार होता है। कैसा होता है? आयत जैसा होता है दंड चुंबक का आकार। आगे, नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? तो नाल चुंबक का आकार यू जैसा होता है। नाल चुंबक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के प्रकार का होता है, यू के आकार का ऐसे करके होता है। आगे है, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पीयर होती है? तो किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है। यानी कि जब कोई कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है किसी परिपथ में, तब 1 एम्पीयर उसकी तीव्रता होगी। आगे है, लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं? तो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। नेक्स्ट, श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं? यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? रुधिर की सफाई करने का काम करती हैं और ये कणिकाएं प्रतिरक्षा का काम भी करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं? तो देखिए, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करता है तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करता है। तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो ब्लड बहता रहता है, तो उस ब्लड पर एकदम जो है थक्का सा जम जाता है, तभी तो ब्लड रुकता है। जब बहुत तेज ब्लड बहता है, जब तक थक्का नहीं जमेगा तब तक आपका बहता हुआ ब्लड नहीं रुकेगा। तो ये जो थक्का जमाने का काम है वो रुधिर प्लेटलेट्स का ही होता है। आगे है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री F पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा रुधिर बैंक्स होती हैं जहां पर रुधिर को यानी ब्लड को बोतल में बंद करके रखा जाता है, जिनमें वायु प्रवेश नहीं करती। आगे है, रक्तदाब यानी कि BP किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन के समय यह कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब BP 120 से 80 mmHg होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। तो उच्च रक्तचाप या फिर BP को किससे नापते हैं? दाबांतर मापी से मापते हैं। आगे है, रक्त की संरचना बताइए। रक्त की संरचना 2 तत्वों के सम्मिलित होने से बनती है, रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा। रक्त वर्ग की जानकारी करने के 2 लाभ बताइए। तो रुधिर वर्ग की जानकारी से अधोलिखित लाभ होते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट को फिर मैं लेकर आऊँगी। एक पार्ट और आएगा आपके लिए और आपके सभी अति लघु खत्म हो जाएंगे। 3 पार्ट में सभी अति लघु को हम खत्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको PDF फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर लें। और भी वहाँ पर बहुत सारी PDF पड़ी हुई हैं, जैसे करंट अफेयर की है, CDP एंड पेडागोजी, EVS की, NCERT पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप CTET की भी तैयार कर रहे हैं तो, क्योंकि आप 4th सेम के साथ साथ में अपने CTET को लेकर भी चलते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की तो एक लाइक तो बनता ही है, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिससे सभी इससे हेल्प ले सकें। और चैनल ने पहली बार देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले, टाइम टू टाइम। इन्हीं शब्दों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।